दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पोएट एंड द रिच मैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पोएट का मतलब होता है कवि। द पोएट एंड द रिच मैन, कवि और अमीर आदमी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले उसे ज़रूर नोट करें। और यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day a poet went to meet a wealthy man। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना, और सेकंड फॉर्म है वेंट। वन डे एक दिन, आ पोएट एक कवि, वेंट गया, टू मीट मिलने के लिए, अ वेल्दी मैन। वेल्दी का मतलब होता है धनी, एक धनी आदमी से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक दिन एक कवि एक धनी आदमी से मिलने गया। देयर ही रेड सेवरल पोएम्स टू हिम एंड होप्ड दैट द wealthy man would give him a हैंडसम रिवॉर्ड। क्या मतलब हुआ? देयर ही रेड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है READ। दोस्तों, ये जो वर्ड है READ, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों की जो स्पेलिंग है वो सेम है। लेकिन जब हम इसको सेकंड रूप के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, तो हमें इसको रेड पढ़ना है। तो यहाँ पर इसको रेड पढ़ा जाएगा, लेकिन ये सेकंड फॉर्म के रूप में इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? देयर, वहाँ, ही रेड सेवरल पोएम। सेवरल मतलब अनेक। वहाँ उसने अनेक, या कह सकते हैं कई कविताएँ पढ़ी, मतलब उसे कई कविताएँ सुनाई। एंड होप्ड, और उसने आशा की, उम्मीद की, दैट की द वेल्दी मैन वुड गिव हिम अ हैंडसम रिवॉर्ड, और उसने इस बात की अपेक्षा की, उम्मीद की कि जो धनी आदमी है वो उसको एक अच्छा इनाम देगा। आगे देखिए। बट द वेल्दी मैन वॉज आ ग्रेट माइजर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। दोस्तों, जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी किसी वर्ब का मतलब कि एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यही कारण है इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, MISER, माइजर। इसका अर्थ होता है कंजूस। तो क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन द वेल्दी मैन वॉज अ ग्रेट माइजर, लेकिन धनी आदमी बहुत बड़ा कंजूस था। ही सैड, उसने कहा, माई डियर पोएट, मेरे प्यारे कवि, आई एम वेरी प्लीज्ड विद योर पोएम्स। दोस्तों, ये भी सिंपल प्रेजेंट का, जैसे ऊपर आपको मैंने एग्जांपल बताया था सिंपल पास्ट जहाँ पर वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज MR का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। दोस्तों, PLEASED, इसको प्लीज्ड पढ़ेंगे। ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, खुश होना। तो क्या अर्थ हुआ? उसने कहा, माय डियर पोएट, मेरे प्यारे कवि, आई एम वेरी प्लीज्ड विद योर पोएम्स, मैं आपकी कविताओं से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्लीज़ कम टुमारो, कृपया कल आइए। आई शैल रियली मेक यू हैप्पी,
कल मैं आपको वाकई में या किसान कल मैं आपको सचमुच खुश कर दूंगा। चलिए आगे देखिए। द पोएट इन द होप ऑफ रिसीविंग a nice reward the next day went home happily। क्या अर्थ हुआ? द पोएट इन द होप ऑफ रिसीविंग ए नाइस रिवॉर्ड। होप का मतलब होता है उम्मीद या आशा। जो कवि था, जो एक अच्छा इनाम मिलने की उम्मीद में था, अगले दिन अच्छा इनाम मिलने की उम्मीद में था, वेंट होम हैप्पीली, वो खुशी खुशी घर चला गया। और दोस्तों हैप्पीली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खुशी खुशी। तो यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ आई गई होगी। जैसा हमने कहानी में देखा कि जो एक कवि है जो कि एक अमीर व्यक्ति के घर जाता है और उसको वहाँ पर कई सारी कविताएं सुनाता है, और वो इस उसे ये उम्मीद होती है कि जो वो धनी आदमी है वो उसे कुछ इनाम देगा, लेकिन वो जो धनी आदमी है वो बहुत बड़ा कंजूस है। और वो धनी व्यक्ति उस कवि को कहता है कि आपकी कविताएं से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप कल आइए और कल मैं आपको इनाम दूंगा। और ये जो कवि था वो खुशी खुशी घर चला गया इस उम्मीद के साथ कि कल उसे कुछ इनाम मिलेगा। आगे देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द वेल्दी मैन्स प्लेस। दोस्तों यहाँ पर मैन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि अगले दिन ही वेंट टू द वेल्दी मैन्स प्लेस, अगले दिन वह अमीर आदमी के घर गया। दोस्तों वैसे प्लेस का मतलब घर होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब आप घर, प्लेस का मतलब स्थान होता है और यहाँ पर इसका मतलब घर भी निकाल सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि अगले दिन वो अमीर आदमी के घर गया। देयर, जहाँ, द वेल्दी मैन सेड, अमीर आदमी ने कहा, ऑनरेबल पोएट। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। ऑनरेबल सम्मानीय व्यक्ति को कहा जाता है, और ये एडजेक्टिव है। तो उसने क्या कहा कि ऑनरेबल पोएट मतलब कि सम्मानीय कवि। जस्ट एज यू हैव प्लीज्ड मी, मतलब ठीक वैसे ही जैसे आपने मुझे खुश किया है। बाय रिसाइटिंग योर पोएम्स, मुझे अपनी कविताएं सुनाकर। आई टू हैव प्लीज्ड यू, मैंने भी आपको खुश किया है। बाय हैविंग इन्वाइटेड यू, आपको आमंत्रित करके, टुडे, आज। तो वो जो व्यक्ति था धनी आदमी, उसने कवि से कहा कि जिस तरह से आपने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया है, ठीक उसी तरह से मैंने आपको यहाँ पर आमंत्रित करके खुश किया है। एज यू हैव गिवन मी नथिंग, और जिस तरह से आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। सिमिलरली, सिमिलरली मतलब होता है उसी तरह से। यू टू हैव रिसीव्ड नथिंग, ठीक उसी तरह से आपको भी कुछ नहीं मिला है। नाउ अब, डज इट नॉट मेक अस इवन, क्या ये हमारी बराबरी नहीं करता है, मतलब क्या ये बराबरी नहीं है। आगे देखिए। द पोएट वॉज वेरी डिसहार्टेंड। दोस्तों डिसहार्टेंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराश हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ? द पोएट वॉज वेरी डिसहार्टेंड, कवि बहुत ज़्यादा निराश हो गया। ही नरेटेड द एंटायर स्टोरी टू वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स। क्या अर्थ हुआ? ही नरेटेड। दोस्तों नरेट का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को किसी बारे में बताना, बिल्कुल विस्तार से बताने को नरेट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि ही नरेटेड द एंटायर स्टोरी। एंटायर मतलब पूरी। उसने अपने क्लोज फ्रेंड, क्लोज का फ्रेंड का मतलब होता है नज़दीकी दोस्त, उसने अपने एक नज़दीकी दोस्त को इस पूरी घटना के बारे में, पूरी कहानी के बारे में बताया। हिज फ्रेंड इन टर्न टोल्ड इट टू बीरबल, और उसके दोस्त ने ये बात बीरबल को बता दी। ऑन हियरिंग द स्टोरी, ऑन हियरिंग द स्टोरी मतलब कहानी को सुनकर, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, डू एज आई से, मतलब जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा करो। यू बी फ्रेंड दैट वेल्दी मैन। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, इस तरह के वर्ब कम ही देखने को मिलती हैं। बी फ्रेंड का अर्थ होता है दोस्ती करना। तो बीरबल ने कहा कि डू एज आई से, आप जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा करो। यू बी फ्रेंड दैट वेल्दी मैन, आप उस अमीर आदमी से दोस्ती करो। एंड इनवाइट हिम, और उसको आमंत्रित करो। एट योर होम, अपने घर पर। फॉर लंच, लंच पर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ ताकि कहानी को समझने में आपको दिक्कत ना हो।
ये जो कवि था, जिस कवि को उस धनी आदमी ने पैसे नहीं दिए थे, तो इस कारण वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया। जाहिर सी बात है, क्योंकि उस व्यक्ति ने कई सारी कविताएं उस धनी आदमी को सुनाई थी और वो इस उम्मीद में था कि वो जो धनी आदमी है, जो अमीर व्यक्ति है, वो उसको कुछ पैसे देगा, लेकिन उसने कुछ नहीं दिया उसको। और जब वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया और उसने इस बारे में अपने एक ख़ास दोस्त को, जो उसका क्लोज फ्रेंड था, उसको बताया और उस दोस्त ने ये बात बीरबल को बताई। फिर बीरबल ने उसी दोस्त से कहा कि आप उस धनी आदमी से दोस्ती करो और उसको अपने घर पर खाने के लिए बुलाओ। चलो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं और आगे हमें पता चलेगा कि इसके पीछे बीरबल का क्या योजना थी। एट द सेम टाइम, उसी समय, ऑल्सो इन्वाइट योर पोएट फ्रेंड, और उन्होंने आगे क्या कहा कि उसी समय जो आपका पोएट फ्रेंड है, मतलब जो आपका कवि दोस्त है, उसको भी बुलाओ। आई माई सेल्फ ऑफ कोर्स विल बी देयर, और मैं भी वहाँ पे मैं भी मतलब मैं वहाँ पर मौजूद रहूँगा। आफ्टर सम डेज़, कुछ दिनों के बाद, द प्रोग्राम ऑफ लंच वॉज अरेंज्ड, ये जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था लंच का, वॉज अरेंज्ड, उसका प्रबंध किया गया। एट द हाउस ऑफ द पोएट्स फ्रेंड, मतलब जो कवि का जो दोस्त था उसके घर पर इस लंच के प्रोग्राम का आयोजन किया गया, एज़ पर बीरबल्स प्लान, बीरबल की योजना के अनुसार। चलिए दोस्तों, आगे देखिए। एज हैड ऑलरेडी बीन डिसाइडेड अर्लियर, और जैसा कि पहले से ही ये डिसाइड कर लिया गया था, इस बात का निर्णय किया गया था। द रिच मैन अराइव्ड फॉर लंच, जो अमीर आदमी था वो लंच के लिए आया। एट द फिक्स्ड आवर, फिक्स्ड आवर मतलब कि दिए गए समय पर। एट दैट टाइम, उस समय, बीरबल द पोएट, मतलब बीरबल और वो जो कवि था, एंड सम अदर फ्रेंड्स, और जो दूसरे अन्य दोस्त थे, वर चैटिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। चलिए आगे देखिए। टाइम पास्ड बाय ग्रेजुअली, दोस्तों ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे। द टाइम पास ग्रेजुअली, धीरे धीरे समय बीत गया। बट द लंच वॉज नॉट सर्व्ड, लेकिन जो लंच था वो नहीं परोसा गया। दोस्तों मैं इस स्ट्रक्चर को आपको समझा देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि धीरे धीरे समय गुजर गया, लेकिन जो लंच था वो नहीं परोसा गया। द गेस्ट वर बिजी टॉकिंग टू ईच अदर, जो गेस्ट थे, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, जो मेहमान थे वो एक दूसरे से बात करने में बिजी थे, व्यस्त थे। फाइनली, अंत में, द रिच मैन लॉस्ट हिज पेशेंस, दोस्तों पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, जिसको सब्र भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि आखिर में, अंत में, जो अमीर आदमी था उसने, और दोस्तों लूज का मतलब होता है खोना या फिर गंवाना, सेकंड फॉर्म में लॉस्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई। तो क्या अर्थ हुआ कि अंत में, या कह सकते हैं कि अंततः, आखिरकार जो अमीर आदमी था उसने अपना जो उसका सब्र था, जो उसका धैर्य था, वो उसने खो दिया। एंड सेड, और कहा, इट इज़ रियल ऑलरेडी पास्ट लंच टाइम, तो उसने क्या कहा कि पहले से ही जो लंच का समय है, मतलब जो दोपहर के भोजन का समय है, वो गुजर चुका है। हैव नॉट वी कम हेयर फॉर लंच, क्या हम यहाँ पर लंच के लिए नहीं आए हैं? लंच, वॉट लंच? बीरबल आस, जो बीरबल था उसने बड़ी हैरानी से पूछा, लंच, कौन सा लंच? द रिच मैन सैड एंग्रीली, दोस्तों एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से से, जो एडवर्ब है, और जैसा मैंने आपको बताया एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसे कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता हो। तो जो अमीर आदमी था उसने गुस्से से कहा, द रिच मैन सैड एंग्रीली, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट लंच, आपका क्या मतलब है व्हाट लंच, कौन सा लंच बोलने से? हैडंट वी गैदर्ड हेयर फॉर लंच, क्या हम यहाँ पर लंच के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे? और ये जो वाक्य है दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, गैदर मतलब इकट्ठा होना। तो जब उस व्यक्ति ने कहा लंच के बारे में और बीरबल ने जवाब दिया कि कौन सा लंच, तो वो जो अमीर आदमी था उसने बड़े गुस्से से कहा कि आपका क्या मतलब है कौन सा लंच, क्या हम यहाँ पर लंच के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे? बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, देयर वॉज नॉट एनी इन्विटेशन फॉर लंच, मतलब क्या हुआ कि लंच के लिए कोई भी निमंत्रण नहीं था। दिस वॉज ओनली टू प्लीज़ यू, ये सिर्फ आपको खुश करने के लिए था। दैट यू हैड बीन टोल्ड टू कम फॉर लंच, कि आपको लंच के लिए बुलाया गया था। आगे देखिए।
द रिच मैन वॉज एनोइड। दोस्तों आप इस वर्ड को भी ज़रूर नोट कर लीजिए, ANNOYED। एनोइड एडजेक्टिव है जिसका मतलब था चिढ़ जाना। द रिच मैन वॉज एनोइड, जो अमीर आदमी था वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। ही आस्क्ड एंग्रीली, उसने गुस्से से पूछा, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। इज़ इट राइट टू चीट अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, क्या ये उचित है एक सम्मानीय व्यक्ति को चीट करना, उसे धोखा करना। इन सच ए मैनर, इस तरह से। यू हैव लाइड टू मी, तुमने मुझसे झूठ बोला है। और दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, लाई मतलब झूठ बोलना, थर्ड फॉर्म लाइड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो अमीर आदमी था वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया और उसने गुस्से से पूछा, ये सब क्या है, क्या ये सही मतलब क्या ये उचित है कि एक सामान्य व्यक्ति को इस तरह से धोखाधड़ी की जाए। यू हैव लाइड टू मी, तुमने मुझसे झूठ बोला है। बीरबल स्टार्टेड लाफिंग एंड सेड, बीरबल जो थे वो हंसने लगे और उन्होंने कहा, व्हेन डिड आई से दैट सच आ बिहेवियर इज़ राइट। तो उन्होंने क्या कहा, बीरबल ने हंसते हुए कहा कि मैंने कब कहा कि इस तरह का जो व्यवहार है वो अच्छा है या उचित है। बट लेकिन यू हैड चीटेड दिस पोएट, लेकिन आपने पोएट सेइंग कम टुमारो, लेकिन आपने इस पोएट को, इस कवि को के साथ धोखा किया था ये बोल कर कि कल आना। सो इसलिए आई टू सेड टू प्लीज़ यू, इसलिए मैंने भी आपको खुश करने के लिए ऐसा बोला। वी थॉट, हमें लगा, दैट परहैप्स, शायद, दिस वॉज द राइट बिहेवियर, शायद ये उचित व्यवहार है। अमंगस्ट कल्चर्ड मैन, सभ्य लोगों के बीच में हमें लगा कि ये सबसे अच्छा व्यवहार है। द रिच मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज का अर्थ होता है किसी चीज़ का बोध हो जाना, किसी चीज़ का एहसास होना। सेकंड फॉर्म रियलाइज, तो क्या अर्थ हुआ रियलाइज्ड का कि रिच मैन को, जो अमीर आदमी था, धनी आदमी था, और रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। एंड ही गेव अवे अ हैंडसम रिवॉर्ड टू द पोएट, और उसने एक जो उचित इनाम था वो उसने कवि को दे दिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। और जैसा हमने देखा कहानी के अंत में सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि जो बीरबल हैं हर चीज़ को या कह सकते हैं कि कोई भी तरह का समस्या हो उसका निपटारा करना जानते हैं और वो न्याय भी करना जानते हैं। तो उन्होंने अपनी योजना बनाकर उस कवि को उसका हक दिलवाया, जो उसकी मेहनत के पैसे थे वो उन्होंने उस धनी आदमी से दिलवाए। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो ये शिक्षा देती है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को चीट नहीं करना चाहिए। यदि हमने कभी किसी व्यक्ति से कोई प्रॉमिस किया है कि कोई वादा किया तो हमें अपने वादे को पूरा करना चाहिए, हमें दूसरे लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों यही इस कहानी का अच्छा सा मैसेज है। और ये अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मेरे इस वीडियो के बारे में आपका जो भी फीडबैक हो वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाऊँ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें इंग्लिश सीखने में। तो दोस्तों मेरा ये छोटा सा प्रयास है और शायद मेरे इस प्रयास से कुछ लोगों को बेनिफिट भी होता होगा। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि मेरे वीडियोस को देखने के बाद आपको इंग्लिश में कितनी हेल्प मिलती है। और दोस्तों जो आपके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले होते हैं। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप इस बारे में ज़रूर बताएं कि इस तरह के वीडियोस को देखकर आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होती है या नहीं होती। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।